आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। बिना वजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बखूबी बयां ये शायरी। हमें भी ख्याल रखना है, घर पर रहना है और बिना वजह बाहर नहीं निकलना। तो ये इस्तेमाल प्रोग्राम में आपके खास मेहमानों का हम साथ है, हम हिंदुस्तानी एनजीओ प्रेसिडेंट मोहम्मद साहब, हमारे डॉक्टर पंकज का इस्तेमाल प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अगर आपका सवाल है सेहत के हवाले से या फिर कोई एक्सपीरियंस साथ करना चाहते हैं तो हम कॉल कर सकते हैं। और हाँ, जब भी आप हमें कॉल करें तो अपनी टीवी की आवाज बंद करें। मुझे आपके सब पहले बात करूंगी के काम को लेकर के सुर्खियों में। जी हाँ, आज हमारे साथ खास मेहमानों में डॉक्टर पंकज पराशर हैं और साथ ही मोहम्मद निज़ाम हैं जो एनजीओ हैं। एनजीओ हम हिंदुस्तानी के आप प्रेसिडेंट हैं। तो अपनी बातचीत में शुरू करता हूं मोहम्मद निज़ाम से ही। निज़ाम साहब, एक सर्वे इधर चर्चा में आया जिसमें ये बात निकल कर सामने आई कि कोविड का जो पीरियड है, इन हालात में जो हिंदुस्तानी आम लोग हैं उनके अंदर एक जज्बा बड़ा लोगों की मदद करने का, इंसानियत के लिए कुछ और काम करने का। आपका किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा है? आपने तो ऐसा बहुत सारा काम किया और पूरे इस पीरियड में आप एनजीओ के जरिए लोगों तक पहुंचते रहे और उन तक मदद पहुंचाते रहे हैं। निजाम साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है निजाम साहब आपके पास? तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, इधर पिछले कुछ दिनों हमने देखा कुछ सर्वेस भी आए और हमारा जो निजी हमारा एक्सपीरियंस है उसमें भी ये बात निकलकर सामने आई कि जो कोविड से जो हालात पैदा हुए हैं उसमें एक आम हिंदुस्तानी जो है वो अपने साथ रहने वाले लोगों के लिए, अपने शहरियों के लिए और भी ज़्यादा मदद करना चाहता है जो लोग वैसी स्थिति में नहीं है जो बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी जी सकें। बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत सारे लोग इससे कोरोना से मुतासिर हुए। तो ऐसे में आप भी एक एनजीओ चलाते हैं, आपने भी बहुत लोगों की मदद की है। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है इसको लेकर? देखिए, मैं वाकई में आपको बयान नहीं कर सकता उस जज्बे को जो कोविड के पीरियड में लोगों के अंदर जो है पनपा। मैंने देखा कि हर मौके पे जब हिंदुस्तान में कहीं भी कोई मुश्किल आती है, परेशानियां आती है, तो हिंदुस्तान का हर एक शख्स चाहता है कि वो समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाए। लेकिन जब से ये लॉकडाउन और कोविड आया है तो आप यकीन माने कि हम लोग तकरीबन 15 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन इस पीरियड में मैंने ये देखा कि बच्चे, छोटे बच्चे जो कभी भी इस तरह के प्रोग्राम में शायद ही आपको कहीं दिखाई देते हो, वो भी रोड पे आ गए थे और जहां तक हो सका है उन्होंने लोगों की मदद की है। वो किसी भी तरह से, किसी ने अगर पानी ही पिलाया है तो वो उसको लगता है कि नहीं, हमारी ये जिम्मेदारी पूरी हो रही है। और कुछ लोग ऐसे भी मिले जिनके पास कुछ देने के लिए नहीं था, तो वो लोगों को मोटिवेट करते नजर आए। वाकई मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूँ। डॉक्टर पंकज पराशर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पराशर, आपने भी बहुत सारे कोविड पीरियड में एक जो महकमा है जिसको बड़ी तारीफ हुई और अपनी जान पर खेल कर उन लोगों ने लोगों की मदद की है, उसमें निश्चित तौर पर पूरी हमारी जो मेडिकल टीमें हैं अलग अलग जगहों पर, चाहे कैसे भी हालात हों, बहुत सारी लोगों की शिकायतें भी रही, लेकिन इन सब के बीच नॉन स्टॉप पूरे मेडिकल महकमे ने काम किया है। आपका एक्सपीरियंस इस दौर में क्या रहा? क्योंकि कई जगह ऐसा हुआ कि लोग डिप्रेशन के भी शिकार हुए, बहुत ज़्यादा लोग फ्रस्ट्रेट हैं, घरों में कैद हैं। ऐसे में किस तरीके से आप लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं? और सीधे सीधे जो कोरोना का इलाज है उसके साथ ही साथ जो दूसरे तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लोगों में हो रही हैं, उसमें किस तरीके की समस्याएं आ रही हैं और आप कैसे उसे लोगों को निजात दिला रहे हैं? सबसे पहले नमस्कार सभी को, धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए
बुलाने के लिए। कोरोना का समय जो रहा है वो सभी के लिए एक बड़ा चुनौतीपूर्ण समय रहा है। मैं एक डॉक्टर हूँ, तो उसके नाते यहाँ पर मैं इंदौर में हूँ, तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी जगहों पर जहाँ पर भी स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों की ज़रूरत रही है, मैं इन टीमों के साथ रहा हूँ। मैंने अपनी सेवाएं कोविड अस्पतालों में भी दी हैं, जहाँ पर हमें मरीजों की देखभाल करनी थी। इन चीज़ों के अलावा, इस बीमारी के अलावा जो इतने ज़्यादा घर में रहना पड़ गया जो लोगों को, वो काफ़ी भारी पड़ा। मानसिक तौर पर, शारीरिक रूप से स्वास्थ्य पे काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ गया क्योंकि वजन बढ़ गया, भोजन इत्यादि और इन सब चीज़ों में अनियमितता आई, तो इसके कारण साथ में मानसिक दबाव भी बढ़ा क्योंकि लोगों की नौकरियां भी गई हैं, कई लोगों को घर में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो इन सब में काफ़ी सारा मानसिक, शारीरिक सभी प्रकार का एक तनाव था लोगों में, जिसके लिए काफ़ी सारी संस्थाओं ने सहायता की है। मैं मोहम्मद निज़ाम साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो जिस प्रकार का जज्बा यहाँ देखने को मिला, वो बिल्कुल ही इस समय देखने को जो मिला लोगों के बीच में, वो बहुत ही अलग था। और बहुत सारी संस्थाओं ने मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लोगों के लिए सहायता करने के लिए डॉक्टर्स की टीम बनाई। डॉक्टर्स ने फ़ोन पे अपने आप को अवेलेबल किया। मेरे कई मित्रों ने अपनी सेवाएं मुफ्त में फ़ोन पे भी देना शुरू किया, जिससे कि मरीजों को जो अपने स्वास्थ्य के लिए चिंतित थे, डॉक्टर्स तक नहीं जा पा रहे थे, उनके लिए भी सेवाएं शुरू की जा सकें। सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया कि टेलीमेडिसिन, जो अभी तक हमारे देश में पूर्ण रूप से वैध नहीं थी, उसके लिए काफ़ी सारे रास्ते खोले गए हैं, जिससे अब टेलीमेडिसिन एक प्रभावी रूप से एक साकार रूप ले सकेगी और हमारे देश में टेलीमेडिसिन का बहुत योगदान रहेगा। और जो नया नॉर्मल है, जिसको न्यू नॉर्मल कह रहे हैं, उसमें टेलीमेडिसिन का स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा योगदान रहेगा। हाँ डॉक्टर प्रोफेसर, जैसा हमने देखा चीन से इसकी शुरुआत हुई, वुहान से। वुहान में एक जो वो कंपलसरी था कि सबको मास्क लगाकर बाहर निकलना है, वो प्रोटोकॉल भी वापस ले लिया गया है। आपको आने वाले दिनों में यहाँ का क्या सूरत हाल आप देखते हैं? क्या वो कुछ चेंजेस आप देखते हैं इसमें? क्योंकि एक और बात कही जा रही है कि सितंबर में शायद वो पीक पीरियड आ गया इंडिया में, और इसके बाद क्या वो फ्लैट जो कर्व है वो फ्लैट हो जाएगा और वहाँ से उसका डिक्लाइन शुरू होगा। तो उन परिस्थितियों में आप क्या देखते हैं? लोगों के बीच में कैसे एहतियात बरतना चाहिए और किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए? इतिहास गवाह रहा है कि जब भी चाहे वो 1819 की या 1920 की महामारियां हों, उन सभी में एक पीक तक आया है बीमारी का। उसके बाद में फिर वो जब बहुत ज़्यादा लोग संक्रमित हो जाते हैं, तो उस विषाणु या जीवाणु के प्रति इम्यूनिटी डेवलप होने लगती है, जिसे हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, जो कि भीड़, हर्ड मतलब एक झुंड। तो जब बहुत सारे लोगों में उस बीमारी के लिए एंटीबॉडीज खून में या शरीर में हो जाते हैं, तो जिससे अब वो बीमारी फैल नहीं सकती उनमें, अब वो वायरस धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इसी प्रकार अब यहाँ पर आज भारत में ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, पर हाँ, जिस प्रकार से वुहान में या अन्य जगहों पर देखा जा रहा है, वहाँ पर वो प्रोटोकॉल हटाए गए हैं, तो वहाँ पर बीमारी अब इतनी ज़्यादा फैल चुकी है कि अब उन लोगों के बीच में वो हर्ड इम्यूनिटी है। पर हम भारत की बात करें तो भारत की पॉपुलेशन बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। यहाँ पर हम 125 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, और इस बीमारी के हर्ड इम्यूनिटी तक पहुँचने तक काफ़ी सारा देश को नुकसान उठाना पड़ेगा। अभी तो हम हर्ड इम्यूनिटी के आसपास नहीं हैं, क्योंकि जो ICMR ने कुछ जो स्टडीज की हैं, उसमें ऐसा नहीं दिखाई देता कि हम हर्ड इम्यूनिटी के पास हैं। पर हाँ, फिर भी आज भी अगर हम देखें तो पिछले 15 दिनों में जो पहले 1 लाख मरीज प्रतिदिन आ रहे थे, अब वो करीब 75,000 के आसपास है। एक डिक्लाइन जरूर है, बट हमें ये बचना होगा कि हम सेकेंड वेव जो आती है, कि एक डिक्लाइन के बाद एक सेकेंड वेव आती है, जब लोग इन चीजों के को उतनी अहमियत नहीं देते हैं, तो उसके बाद में फिर बीमारी फिर से एक पीक लेती है, तो उसे हम सेकेंड वेव कहते हैं। तो सेकेंड वेव में जैसे पिछली महामारी में बहुत नुकसान हुआ था भारत में भी और स्पेन में भी, तो जो स्पेनिश फ्लू हुआ था उसमें, तो उस समय में काफी नुकसान हुआ था। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हमें मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, हाथ साफ करना और स्वच्छता का ध्यान रखते हुए अगला 1 साल सफाई इस नियमों का पालन करते निकालें, तो हम सेकेंड वेव के नुकसान से बच सकेंगे। जी बिल्कुल। मोहम्मद निज़ाम, आप तो आम लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा आपकी पैठ है, बहुत ज़्यादा आना जाना होता है।
अलग अलग तरीके से लोगों की मदद भी आप कर रहे हैं। ये जो डॉक्टर पराशर सेकेंड वेव की बात कर रहे हैं, कोविड पेशेंट जो है उनके काम आ सकते हैं, तो ये क्या डिवाइस है, किस तरह से काम करते हैं और कितने महंगे हैं? मेरा इंटरेस्ट इनोवेशंस में भी है, इसलिए मैंने अपने हायर स्टडीज मेडिकल टेक्नोलॉजी में IIT दिल्ली से PhD कर रहा हूँ। उसमें मेरा इंटरेस्ट रहा है मेडिकल डिवाइसेस में। तो अब जो समय है, आने वाला समय अगले 5 साल तक के लिए हमें सचेत रहने के लिए कहा गया है ICMR और WHO के द्वारा, तो जिसमें हमें इस बीमारी के साथ हमें जीना होगा, हम ये मान के चले। तो अब आने वाले समय में ये तो एक हमें जरिया मिल गया जिसमें कि हम अपने जीवन को आसान करने के लिए आगे का रास्ता बना सकें। तो इस समय में जो न्यू नॉर्मल है, जिसमें हमें सोशल डिस्टेंसिंग और इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, इसी में अब काम आती है टेलीमेडिकल डिवाइसेस। अभी तक टेलीमेडिसिन में बेसिकली सिर्फ एक कंसल्टेशन होता है। मैं एक डॉक्टर हूँ, आप किसी मरीज से मैं फोन पे या इस प्रकार के किसी साधन से, जिस प्रकार से हमारा ये शो हो रहा है, ऐसे किसी साधन से हम बात करते हैं, तो वो टेली कंसल्टेशन हुआ करता था और मैं साथ में दवाइयाँ लिख देता हूँ। पर मैं एक डॉक्टर होते हुए ये जानता हूँ कि मेरे मरीज के जब तक मुझे कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स नहीं मिल जाते हैं, तो मेरा ट्रीटमेंट हमेशा अधूरा रहेगा और वो एक अनुमान के ऊपर आधारित रहेगा। तो आज हमारे पास समय की मांग है कि हम पोर्टेबल डिवाइसेस जो घरों में होम हेल्थ केयर के लिए रह सके। तो एक मेरा डिवाइस था, जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि ये एक डिवाइस है जिससे हम डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों की जांच करके, सिर्फ पेशाब की जांच करके उनकी किडनी को नुकसान हो रहा है या नहीं, ये पता लगा सकते हैं। ये प्रोडक्ट हमें भारत सरकार के सहायता से हमने डेवलप किया है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के सहयोग से। IIT दिल्ली में इसकी कंपनी, हम लोगों ने स्टार्टअप को रजिस्टर किया था, वहां पर हमें सपोर्ट मिला। आज ये प्रोडक्ट मार्केट में है और कई जगहों पे यूज हो रहा है। बट इस कोविड के बाद हमने सोचा कि ये लैब के बाद तो प्रॉब्लम वही की वही अगर ये लैब में रहता है, तो इसके लिए हमने फिर इसके होम हेल्थ केयर वर्जन भी डेवलप किया है। ये एक छोटा सा डिवाइस है कि जो मरीज को घर के लिए जरूरत है, वो अपने डॉक्टर से इस टेस्ट के लिए डिवाइस को लेकर अपने घर में टेस्ट करके, आज की लेटेस्ट स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी के थ्रू, डेटा स्मार्टफोन के थ्रू अपने डॉक्टर्स को भेज करके एक सिक्योर्ड सिस्टम के थ्रू हम वहां पर इस प्रोसेस को करके मरीज अपनी जांच कर सकते हैं। और ये जांचें घर की कन्वीनियंस और लैब की एक्यूरेसी के साथ होंगी और कीमत उस लैब के टेस्ट से आधे से भी कम होगी। तो ये मेरी कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार के डिवाइसेस करके लोगों की सहायता कर सकें। मेरा टैलेंट है, ऊपर वाले ने मुझे अगर ये इसके लिए चुना है, तो मैं सबके लिए शुक्रगुजार हूँ और ये कोशिश करता हूँ। तरन्नुम, एक सवाल जो रह गया था, मैं मोहम्मद निजाम साहब से पूछना चाह रहा था कि ये जो बात डॉक्टर पराशर कह रहे थे कि अभी सेकेंड वेव आने का खतरा बड़ा जबरदस्त तरीके से बना रहता है, ऐसा पहले हमने कई बार देखा भी है। आप जब लोगों के बीच में जाते हैं, अलग अलग तरीके से उनकी मदद करते हैं, वैसे में उनको कैसे इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं कि अभी बहुत ज़्यादा निश्चिंत होने का वक्त नहीं है और ये सेकेंड वेव का अटैक भी हो सकता है? नहीं, बिल्कुल डॉक्टर साहब ने बहुत सही फरमाया कि जो ये सेकेंड फेज है, मुझे लगता है कि समाज में अभी और जागरूकता लाने की जरूरत है और उनको ये बताने की जरूरत है कि जब हम सेकेंड फेज में जाएंगे तो हो सकता है कि हमारी बीमारी जो है, कोरोना जो है, और तेजी में हमारे यहाँ पनपे। तो ऐसी हालात में जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करना है, मास्क बहुत जरूरी है। और जो लोग ऐसे हैं, खासकर कुछ एनजीओ को मैंने इंस्ट्रक्शन दिए थे, सजेशन भी दिया था उनको कि आप एक ब्लॉक बना लें कुछ एरिया का और वहां पे ऑक्सीमीटर प्रोवाइड करें और एक कैंप लगा लें कि जो लोग ऐसे हैं जो डेली सुबह शाम आके जो है ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हैं, वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो बेसिक चीज क्या है कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हम लोग लगे हुए हैं कि लोगों को मोटिवेट करते रहें। साथ में जो मास्क है, अच्छे किस्म के जो मास्क हैं, वो जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि हम इस उसमें रहें कि हमारे यहाँ जो है वो, जैसे अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि जो कोरोना पेशेंट हैं वो डे बाय डे कम हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद हमारे यहाँ टेस्टिंग भी कम हो गई है।
तो मे बी कि इस टेस्टिंग कम होने की वजह से पेशेंट शायद कम आ रहे हों, लेकिन सच बात यह है कि ये सोसाइटी में स्प्रेड हो गया है। और सेकेंड फेज में जब हम इंटर होंगे, WHO की जो का कहना है कि जो नवंबर में जो सेकेंड फेज में हम आने वाले हैं, वहां पे शायद उसके लिए हमको अभी से तैयार होना पड़ेगा। और इन्हीं सब चीजों को लेके हमारे जो वॉलंटियर्स हैं अलग अलग एरिया में जाके लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं। जी, निजाम साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि आने वाले वक्त के लिए हम सभी को तैयार होना है, तो क्योंकि आपकी टीम, आप जमीनी तौर पर काम कर रहे हैं लोगों के बीच में, तो अभी आपको क्या लगता है, क्या मुश्किलें पेश आ रही हैं आपको? देखिए, असल में हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा तबका जो है वो मिडिल क्लास का है और एक लोअर मिडिल क्लास का है। उनके सामने जो अभी आर्थिक जो इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम आ गई है, जिसकी वजह से शायद उनकी मजबूरी बन गई है कि वो अपने सारे काम जो है वो जैसे आम दिनों में करते हैं वैसे कर रहे हैं। वो इस आपाधापी में इस जिम्मेदारी को पूरा करने में कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही जो है वो सामने आ रही है। तो हम लोग उनको ये कह रहे हैं कि आप अपने सारे काम कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, जो WHO की गाइडलाइंस है, उसको भी फॉलो करें। और साथ में अपनी इम्यूनिटी के लिए आपको कम से कम जो है जो देखिए, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि मैं खुद कोरोना पेशेंट रहा हूं और मैंने खुद सरवाइव किया है। तो वो जो उस वक्त के जो हालात थे, जो तकलीफ थी, मैं उनको भी लोगों को बयान करता हूं, बताता हूं कि अगर आपके साथ कहीं ऐसी स्थिति आ गई तो आपको परेशानियों से रूबरू होना पड़ेगा। और इसके लिए बेहतर यह है कि आप अपने को आज ही तैयार कर लें कि आपका पूरा परिवार अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करे और साथ में मास्क का इस्तेमाल करे। जी, और भी बात करेंगे निजाम साहब आपसे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले इनका सवाल लेते हैं। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है? मुझे डॉक्टर साहब से पूछना है। डॉक्टर साहब, मैंने कहीं पे पढ़ा था 90 दिन तक रहता है जो होता है वायरस, जो होता है 90 दिन तक रहता है। अगर ठीक भी हो जाता है तो उसके बाद तो ये 14 दिन को क्वारंटाइन करवाते हैं, खाली 90 दिन क्यों नहीं करवाते क्वारंटाइन? फिर तो उसके अंदर अगर वायरस रहता है 90% तो उसके अंदर वायरस रहता है। मैंने कहीं पे पढ़ा था, किसी खबर में था। जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। जी जी जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। वायरस एक जीवाणु है, विषाणु है, जिनकी एक लाइफ साइकिल होती है। तो जो 14 दिन का आपके बीमार पड़ने के बाद का या संक्रमण होने के बाद का जो समय होता है, उस समय में वो विषाणु फैल सकता है, एक पर्सन से दूसरे इंसान की तरफ फैल सकता है। मगर उसके बाद ये विषाणु फैलने की क्षमता खो देता है, अपनी बीमार करने की क्षमता खो देता है लोगों को। पर शरीर में कई बार ऐसा देखा गया है कि वो काफी लंबे समय तक रहता है। हाँ, पर अब वो व्यक्ति जिसमें है वो विषाणु, वो अब फैला नहीं सकता, एक्टिव इन्फेक्शन नहीं है वो, अब वो धीरे धीरे ठीक होने की स्थिति में है। इसीलिए 14 दिन का क्वारंटीन किया जाता है। और 90 दिन का क्वारंटीन तो सर पॉसिबल भी नहीं है, वो ऑलमोस्ट एक जेल के समान हो जाएगा। 14 दिन तक लोगों को घर में रह पाना ही मुश्किल है। तो इसलिए भी प्रैक्टिकलिटी भी देखी जाती है। और उसके बाद पर वो यही है कि वो विषाणु फैलने की स्थिति में नहीं रहता, इसलिए वो पर्सन सेफ रहता है। जी, डॉक्टर पंकज पराशर, अगर वैक्सीन की बात करें तो कल ही हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि जुलाई 2021 में इसकी वैक्सीन आ सकती है और 25 करोड़ लोगों तक उस क्या सिचुएशन होगी आपके अंदाजे से? उस कितने मरीज हो सकते हैं, कितनों को जरूरत होगी वैक्सीन की? मैंने भी वो समाचार देखा था जिसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा था कि हम सरकार उस वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगी। पर ये एक प्रयास रहेगा, पहले वैक्सीन को आना होगा। वैक्सीन एक इतने छोटे समय में ला पाना खुद एक चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि वैक्सीन की रिसर्च में 4 से 5 साल तो कम से कम लगते हैं। और उसमें फिर उसकी बहुत सारी सेफ्टी स्टडीज होती हैं, क्योंकि एक वैक्सीन का असर किसी के ऊपर किस रूप में हो सकता है ये जानना बहुत जरूरी होता है। पर यहाँ पर अभी इस बीमारी के साथ हमारे पास समय नहीं है कि हम जान सकें कि बहुत कुछ क्या हो रहा है। इसलिए बहुत सारी कंपनीज कर रही हैं, कोशिशें इस पर कर रही है। भारत की भी कंपनीज हैं, भारत बायोटेक
और स्वास्थ्य मंत्रालय साथ में काम कर रहा है, और विदेशी कई कंपनीज हैं जो काफी आगे बढ़ चुकी हैं इस रेस में। तो बहुत कुछ ये है, एक्सपेक्टेड है कि इस साल के अंत तक एक अच्छी वैक्सीन लोगों को मिलने का संभावना है, और अगले साल से लगना शुरू होगी तो हम एक बहुत बड़े नंबर की एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अल्टीमेटली जो एम भारत सरकार का या किसी भी सरकार का होगा वो यही है कि हम कम से कम 60% जनसंख्या को उस बीमारी से इम्यूनाइज कर दें, या तो वैक्सीन के थ्रू या वो बीमारी खुद होकर के। तो जिस प्रकार से मान लो आज किसी मरीज को, जिस प्रकार से निजाम साहब ने कहा कि वो खुद एक कोरोना सर्वाइवर है, तो ये एक बहुत बड़े गर्व की बात है कि कोरोना सर्वाइवर खुद अपनी कहानी से लोगों को समझाते हैं तो लोग ज्यादा अच्छे से सुनते हैं और समझते हैं उनकी तकलीफ को, और उनकी बात को ज्यादा अहमियत देते हैं। इसी प्रकार से जैसे हम बात करें तो मोहम्मद निजाम साहब काफी हद तक इस वायरस से इस सेकेंड इम्पैक्ट से सुरक्षित हैं, पर ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह से सुरक्षित है। पर हाँ, इनकी बॉडी में एंटीबॉडीज होते हैं, इसीलिए आजकल वो जो प्लाज्मा डोनेशन के प्रयास चलते हैं वो इसीलिए होते हैं कि जो ठीक हो चुके मरीज हैं उनकी बॉडी से निकाल के इम्यूनिटी दूसरे मरीज में डाली जाती है। तो इन सब से ये एक्सपेक्टेड है कि अगले साल जुलाई तक जो सरकार 25 करोड़ लोगों तक पहुंचाना चाहती है वैक्सीन, तो ये माना जा रहा है कि उस टाइम तक हमारी ऑलमोस्ट 25-30 करोड़ की आबादी एक्टिव या सब क्लिनिकल या सब क्लिनिकल इन्फेक्शन से ग्रसित हो चुकी होगी कोविड के, जिसके कारण अब 20-25 करोड़ लोगों तक इन्फेक्शन पहुंच चुका, 20-25 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंच जाएगी। इस प्रकार से हमारे पास एक ऑलमोस्ट हर्ड इम्यूनिटी का नंबर हम प्राप्त कर लेंगे। डॉक्टर पराशर, एक सवाल है। जैसा हमने पिछले 1-2 महीने पहले देखा था, एस्ट्राजेनेका की जो टेस्टिंग चल रही थी, थर्ड फेज में आने के बाद उसको रोक दिया गया था। किसी एक जो जिन पर टेस्ट किया जा रहा था, कुछ एडवर्स ऐसे उसमें सिम्टम्स देखने को मिले थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरीके से बीमारी ये फैली है चारों तरफ, इस दबाव में कंपनियां थोड़ी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में है और ये जल्दबाजी कहीं भारी नहीं पड़ जाए? क्योंकि जैसा आपने बताया, अमूमन इसके पहले भी हमारी हिस्ट्री रही है कि जब तक एक वैक्सीन को डेवलप करने में और फुल प्रूफ करने में 4 से 5 साल का वक्त तो लगता ही है। तो क्या किसी प्रेशर में ऐसा तो नहीं कि हम लोग बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं और इसका ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़े? क्योंकि अब थोड़ा लोग ये समझ भी रहे हैं कि कैसे कोरोना से बचें और ये थोड़ा इसका प्रभाव भी कम हुआ है। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल सही है। एक हद तक अगर हम बात करें तो कंपनीज के ऊपर दबाव जरूर है जल्दी करने के लिए, मगर जहां तक मैं मानता हूं एक मेडिकल एथिक्स होते हैं, उसमें इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। उसके बाद एस्ट्राजेनेका ने इसका क्लैरिफिकेशन भी दिया था कि वो जो एडवर्स रिएक्शंस थे वो माइनर रिएक्शंस ही थे, उसके कारण जो प्रोसेस थी कुछ समय तक के लिए जरूर रोकी गई थी, मगर अब वो पुनः चालू हो चुकी है। और किसी भी वैक्सीन में हर पर्सन का रिएक्शन अलग अलग होता है, तो हम इसमें 1% तो वैसा हुआ तो हम इसके कारण ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये वैक्सीन सामने वाले को नुकसान ही पहुंचाएगी। पर हाँ, ये है सर, हर जगह एक टर्म यूज होती है, रिस्क बेनिफिट एनालिसिस। एक चीज से रिस्क है, उसी चीज से बेनिफिट भी है, तो अब हमें ये बेनिफिट देखना होगा कि रिस्क ज्यादा है या बेनिफिट ज्यादा है। उसी के बेसिस पे ये सारे प्रोग्राम्स और प्लानिंग्स की जाती हैं। तो उसके बाद भी एक आगे का समय ही बताएगा कि वो वैक्सीन ठीक है या नहीं है। जी बिल्कुल। इसलिए अभी कुछ भी कह पाना बहुत जल्दबाजी रहेगी, और उनकी टीम को हतोत्साहित भी ना करें हम इन चीजों को, उनके ऊपर सवाल उठाते हुए। ये सारी बड़ी कंपनीज हैं, सरकारें इसके साथ लगी हुई हैं, तो हम काफी हद तक भरोसा कर सकते हैं कि ये सही काम कर रहे हैं। जी निजाम साहब, वैक्सीन के हवाले से आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगे, क्योंकि आप लोगों के बीच जाकर काम करते हैं, तो लोग कितने तैयार हैं, कितना इंतजार कर रहे हैं वैक्सीन का? क्योंकि अगर पहले की बात करूं तो पोलियो को लेकर हमने देखा कि एक तबका ऐसा था जो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहता था, तो सरकार को बहुत ज्यादा उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ी थी। तो आपको क्या लगता है, ये बहुत ईजी होगा कि लोग आसानी से वैक्सीन लगवा लेंगे? नहीं, बहुत अच्छी तरन्नुम आपने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल है आपका। कई सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल खुद किया कि आप ये बताएं कि आपको याद होगा कि कई सारी वैक्सीन के बारे में, या फिर जो रैपिड टेस्ट जो शुरू हुआ था, इसमें तमाम सी खबरें ऐसी आई कि जो किट है हमारा वो एक्सपायर है या कहीं और एक्सपोर्ट किया था चाइना ने, वहां से हमारे यहाँ भेज दिया। तो कहीं ना कहीं एक सवाल उनके जहन में ये भी है कि जो वैक्सीन यहाँ आएगी कि क्या वो हमारे लिए फायदेमंद साबित होगी, एक डर भी है उनके अंदर। तो हम लोग उनको
वैक्सीन को लेके अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि जनता में बहुत ज्यादा अभी उसको लेके जो है पॉजिटिव सोच नहीं बनी है। और मुझे लगता है कि जैसे अभी एक बात हो रही थी कि बहुत जल्दबाजी ना हो या जल्दबाजी में कोई कंपनी लॉन्च ना कर दे कोई ऐसी वैक्सीन, तो मुझे लगता है कि अगर कुछ जल्दी ऐसा हो जाता है तो जनता के अंदर एक भय की बात जरूर आएगी, एक डर जरूर पैदा होगा जो अभी भी है कि ये वैक्सीन हमारे ऊपर कहीं ऐसा ना हो कि फायदे की जगह नुकसान कर जाए। तो ये एक डर है लोगों के अंदर। हम लोग बहुत सारी जगहों पे जा रहे हैं जहां पे लोग ये कहते हैं कि हम कैसे यकीन कर लें कि वैक्सीन जो है वो हमारे फायदे के लिए है। ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ कंपनियां अपने फायदे के लिए जो है जी, यानी कि अभी भी कहीं ना कहीं लोगों में वैक्सीन को लेकर थोड़ा सा डर है। डॉक्टर पराशर, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनका सवाल लेते हैं। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है? जी बताएं क्या सवाल है, पूछना आपको। जी, मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि सेकंड फेज जो आने वाला है वो बहुत ही मतलब उसके लिए मेरा डॉक्टर पंकज पराशर से है। जी, लगता है हमारी आवाज कॉलर के पास नहीं पहुंच पा रही, कुछ परेशानी है। डॉक्टर पराशर, आपसे जानना चाहूंगे कि आप इंदौर मेडिकल कॉलेज के साथ भी मिलकर काम करते हैं और वहां पर आपने एक कोविड सैंपल कंट्रोल रूम कुछ बनाया है, ये कैसे काम करता है, क्या है एग्जैक्टली? जी, मैं इंदौर मेडिकल कॉलेज के लिए ही काम करता हूँ। उसमें वहाँ पर जब मेरी शुरुआत में जब हम लोग देख रहा था कि डॉक्टर्स और उन सबके ऊपर बहुत प्रेशर है क्योंकि बीमारी नई है, समझ नहीं था उसके बारे में क्या सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन है, ये सारी चीज़ों के ऊपर WHO की रोज नई गाइडलाइंस आ रही थी, ICMR नई गाइडलाइंस कर रहे थे। तो उस समय हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की कि मैंने कहा कि हम बाकी सारी टीम डॉक्टर्स की जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते हुए लगी हुई है, तो क्यों ना मैं उनकी सहायता दूसरी तरह से कर सकूं। तो मैंने उन लोगों के लिए, जैसे हमारे यहाँ एक सैंपल कलेक्शन बूथ जो उस समय हमारे यहाँ नहीं था, तो उसकी जरूरत थी। क्या होता था, जो भी पेशेंट आते थे सैंपल के लिए टेस्ट कराने के लिए, उनके नेजल और चलिए तरन्नुम, डॉक्टर पराशर, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, हो सकता है उनका सवाल आप ही से हो, तो उनसे सवाल लेते हैं। हेलो 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 डॉक्टर साहब। हाँ डॉक्टर साहब से आप सवाल कर सकते हैं, पूछिए। डॉक्टर पराशर से मेरा सवाल है कि जैसे अभी मैं सवाल अभी पूछा था, फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, कि सेकंड फेज जो आ रहा है उसमें जो मौसम है उसमें ठंडक बहुत होगी, तो नॉर्मल फ्लू से कोरोना को उस टाइम कैसे डिफरेंशिएट करें? क्योंकि गर्मियों में तो जुकाम होता है तो पता चल जाता है, आपको लगता है, बट लेकिन सर्दी के अंदर तो ये कॉमन है कि सर्दी लग गई या बुखार हो गया या जुकाम हो गया, तो उसको कोरोना के सिम्टम्स से हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं और क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए? जो सरकार भी और सभी लोग चिंतित हैं वो ये है कि अगला जो आने वाला मौसम है सर्दियों का, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, उस समय हमारे यहाँ सर्दियाँ बहुत पड़ने वाली हैं और इससे कॉमन फ्लू, जो दूसरी बीमारियाँ, इन्फ्लुएंजा या दूसरे इन्फेक्शन हैं, राइनो वायरस, इनके इन्फेक्शन से भी ग्रस्त होंगे। तो हम इससे कैसे पहचान करें, ये बहुत ज़रूरी सवाल है, अच्छा सवाल है आपका। पहली चीज़ तो मैं इसके लिए ये कहूँगा कि आप अपने जब भी बाहर निकलें मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें, तो जिससे आप अपनी रक्षा खुद कर सकें। पर अगर आपको बुखार किसी भी तरह से हो भी जाता है, सर्दी जुकाम, तो इसमें जैसे साधारणतः मैं ये नहीं कह सकता कि पूरी तरह से, या कोई भी नहीं कह सकता उस चीज़ को, बट हाँ, जब कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होता है तो उसमें मरीज को गले में दर्द होता है, सूखी खांसी आती है। सूखी खांसी मतलब मरीज खांसने की कोशिश करता है तब कोई बलगम नहीं आता है। ये एक सिम्टम है खासकर कोरोना वायरस के लिए, ड्राई कफ कहते हैं जिसे हम। और तीसरा है तेज बुखार, जो दवाई लेने पर भी नॉर्मल नहीं होता। बाकी आप सर्दी जुकाम में होंगे तो बहुत बड़ा चांसेस है कि बुखार नॉर्मल हो जाता है बुखार की गोली लेने से। मतलब कोरोना में वो वायरस का जो बुखार है वो चाहूंगी, वक्त की हमारे पास थोड़ी सी कमी है। आप तमाम मेहमान जो हमारे साथ जुड़े, आप सबका ही शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। तो नाजरीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप खुश रहिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए, मास्क लगाइए और हाथ धोते रहिए। आदाब।